नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के 13वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पूर्व हमने पहले मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र देखा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, और कल 12वें व्याख्यान में हमने वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में अध्ययन किया था। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सीटेट परीक्षा को खासकर ध्यान में रखते हुए अब हम वृद्धि और विकास वाले बिंदु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और आज हम इसके तहत अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, व्यक्ति के शारीरिक और व्यवहार के पक्ष में अर्थात शरीर में और व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन को मापा जा सकता है, जो परिवर्तन ऊर्ध्वगामी होता है, पहले से बढ़ रहा है, इसको अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात व्यवहार में, शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है और जिस परिवर्तन को मापा जा रहा है वह है अभिवृद्धि। और समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है, जिन नए गुणों का विकास होता है, नई विचार शक्ति जो है उद्बुद्ध होती है, इसको समय की दृष्टि से होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों का लक्ष्य है परिपक्वता की प्राप्ति, मैच्योरिटी प्राप्त करना। और परिपक्वता की प्राप्ति पर भी अभिवृद्धि या विकास अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये तीनों अलग अलग होते हुए भी परस्पर सहसंबंधित हैं और अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों का लक्ष्य होता है परिपक्वता की प्राप्ति। अभिवृद्धि को तब तक परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तब तक स्पष्ट रूप से अभिवृद्धि को जाना नहीं जा सकता है, जब तक कि उसमें गुणों का विकास न हो। अन्यथा अब विकास के बिना अभिवृद्धि अधूरी रहेगी और अभिवृद्धि के बिना विकास अधूरा रहेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का शरीर बढ़ जाता है लेकिन उसमें समय के अनुसार जो है विकास नहीं होता है, गुण नहीं आते हैं, तो लोग उसको अनमैच्योर्ड कहते हैं, अपरिपक्व कहते हैं, या ये कह इसके शरीर तो बढ़ गया, इसमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं। तो सिर्फ वृद्धि से भी व्यक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती है और सिर्फ विकास से भी व्यक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती। अर्थात मनुष्य के अंगों प्रत्यंगों में यदि वृद्धि न हो किंतु विचार शक्ति उसकी बढ़ने लगी, वैचारिक प्रखरता आ गई, तो उसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह व्यक्ति परिपक्व हो गया है। क्यों? क्योंकि शारीरिक आकार प्रकार की उसकी वृद्धि अभी नहीं हुई। इस प्रकार अभिवृद्धि और विकास, ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से सहसंबंधित हैं और दोनों का लक्ष्य होता है परिपक्वता की प्राप्ति। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी, ये तीनों जो है इस श्रृंखला, इस अध्ययन, आज के व्याख्यान में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रोथ, अभिवृद्धि, डेवलपमेंट, विकास, एंड मैच्योरिटी, परिपक्वता। आइए क्रमशः इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ। मित्रों, व्यक्ति के स्वाभाविक परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म के समय तक मानव में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, वह सभी परिवर्तन अभिवृद्धि है। उसी प्रकार से जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन को, जो कि परिवर्तन अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है और ऊर्ध्वगामी होता है, उसे भी अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे मानव के दांत का निकलना। यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि
अभिवृद्धि हमेशा ऐसी होगी जिसका कि हम मापन कर सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति का एक छोटे लघु शिशु का भार जो है जन्म के समय 3-4 किलो का है और उसमें वृद्धि होगी, उसका भार बढ़ जाएगा, इसको हम वृद्धि कहेंगे। उसकी लंबाई जो 1-1.5 फीट की है, थोड़े दिन बाद वो बढ़ जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि ये 1.5 फीट का था, अब 2 फीट का हो गया है। उसमें कुछ अंश जो नहीं थे वो बढ़ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ चर्चा किया दांत का निकलना, उसका दांत निकल जाएगा। इसलिए हमें एक चीज को स्पष्टतः ध्यान रखना चाहिए कि अभिवृद्धि जो भी होती है वो उसका हम मापन कर सकते हैं, किलो में, मीटर में, लंबाई में, ऊंचाई में, भार में, इन चीजों से अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। अर्थात पहली चीज तो स्पष्ट हो गई कि अभिवृद्धि वह चीज है जिसका कि मापन किया जा सकता है। दूसरा, अभिवृद्धि हमेशा शारीरिक अंगों में जो होने वाला परिवर्तन है उसको अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात शरीर का जो भी उसके अंग प्रत्यंग बढ़ रहे हैं, इन अंग प्रत्यंगों की वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहेंगे। उसके मस्तिष्क की वृद्धि को अभिवृद्धि नहीं कहा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अभिवृद्धि हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है। ऊर्ध्वगामी अर्थात जहां तक जितने तक था वहां से वो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो जितना वो दबा हुआ रहता था, जितना दुबला पतला था, वहां से वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। हमेशा जितने 1-1.5 फीट का था तो वो 2-3 तो ऊर्ध्वगामी होता है हमेशा अभिवृद्धि। फिर अभिवृद्धि का स्वरूप मूर्त होता है। मूर्तता से तात्पर्य है कि अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से अभिवृद्धि वह हुआ जिसका हम मापन कर सकें। अभिवृद्धि वह है जिसके ऊपर अधिगम और प्रशिक्षण का प्रभाव न पड़े। अभिवृद्धि वह है जो स्वाभाविक रूप से होती है, अर्थात बाह्य आवरण के द्वारा उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अभिवृद्धि वह है जिसका कि हम मापन कर सकते हैं। अभिवृद्धि वह है जो शारीरिक अंग प्रत्यंगों में वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार से हमें स्पष्टतः यह जानना चाहिए, जैसे व्यक्ति के दांत का निकलना या फिर उसके बाल दाढ़ी का आना, ये सब कहीं न कहीं अभिवृद्धि का द्योतक है, अभिवृद्धि के ये हिस्से। मित्रों, अब हम देखते हैं कि विकास क्या है। तो विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का संबंध मानव के व्यक्तित्व से है, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत विकास का मानव जो है वो विकास चक्र का हिस्सा बना रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव व्यक्ति विकास चक्र का हिस्सा बना रहता है। विकास के क्रम में प्राणी के शारीरिक एवं मानसिक पक्ष में अधिगम और प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। जैसे आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन इत्यादि विकास के हिस्सा है। और विकास व्यक्ति का विकास मुख्यतः वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। इसको और स्पष्टतः समझने के लिए आप समझिए कि अभिवृद्धि का पहलू मात्रात्मक था, अर्थात परिमाण दिया जा सकता था मापन करके। वहीं विकास का जो पहलू है वह गुणात्मक है, अर्थात विकास को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं और इसके गुणात्मक पक्षों को समझ सकते हैं। जबकि अभिवृद्धि को माप सकते थे और इसको समझ सकते हैं। दोनों में यह मुख्य अंतर है कि एक मात्रात्मक रूप में बताया जा रहा है, दूसरे को गुणात्मक रूप से परिभाषित किया जा रहा है। दूसरा, अभिवृद्धि जो है वो ऊर्ध्वगामी थी, एक निश्चित दिशा और गति तय था अभिवृद्धि का। विकास का ऐसा कुछ निश्चित गति या दिशा तय नहीं है। विकास की दिशा को कहीं भी मोड़ा जा सकता है और इसकी जो सीमांकन है वह कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि हमेशा एक व्यक्ति की लंबाई निश्चित एक जो है वंशानुक्रम के आधार पर हमें लंबाई की एक सीमांकन है हमारी, 5 फीट 6 फीट जितना है निश्चित, वहां तक जाने के बाद फिर मानव बढ़ता नहीं है।
तो उसका सीमांकन है, किसका? अभिवृद्धि का। वहीं विकास का उसके घर वाले, उसके एक व्यक्ति है, बच्चे के माता पिता जितना पढ़े हैं उसका टोटल प्रभाव आने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि बच्चा भी उतना ही पढ़े या उतना भी पढ़े, हो सकता है उतना भी ना पढ़े या उससे बहुत आगे तक पढ़ सकता है। तो इसीलिए विकास के सीमा जो है, सीमांकन इसका निश्चित नहीं है, इसको कहीं तक बढ़ाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। दूसरा, आकार में परिवर्तन को विकास करते हैं। अब एक हुआ शारीरिक परिवर्तन और आकार के परिवर्तन, दोनों में अंतर क्या है? मुख्यतः इसको समझिए। हमने उदाहरण के रूप में लिखा है कि आकार में परिवर्तन को विकास कहेंगे। शारीरिक वृद्धि तो हो गई, लेकिन आकार में परिवर्तन से तात्पर्य उसके बाजुओं में इतना ताकत वो इस तरह से बन गए कि कोई वस्तु उठाने में वो समर्थ हो गया। उसी प्रकार अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में उसकी कार्यशैली में सुधार हो जाएगी। एक बच्चा है, जब तक उसके ये टंग, जिह्वा जो है वो पूर्णतः विकसित नहीं है, तब तक वो शब्दों का उच्चारण स्पष्टतः नहीं कर पाता है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर तुतला के बोलते हैं। उनके जो वाणी है, उनके शब्दों में स्पष्टता नहीं होती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनकी जिह्वा जितनी परिपक्व होनी चाहिए, उनकी जिह्वा की लंबाई, अभिवृद्धि जितनी होनी चाहिए और उसकी क्रियाशीलता जितनी बढ़नी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं हुई रहती हैं। कारण क्या है कि जिन जिन उच्चारण स्थानों से ध्वनि निकलनी है, उन उच्चारण स्थानों का स्पर्श वह जिह्वा नहीं कर पाती है। नतीजा यह निकलता है कि बच्चा तुतला के बोलता है। तो जब उसके अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा, वो इतना विकसित हो जाएगा कि उसकी अभिवृद्धि हो जाएगी, पहली बात, और दूसरा उसमें प्रौढ़ता आ जाएगी जिह्वा में, ताकि वो उन उच्चारण स्थलों का स्पर्श कर सके। तो स्वतः ही उसमें जो है परिवर्तन आ जाएगा और बच्चा जो है स्पष्ट बोलना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, विकास जो है वो गुणात्मक है। वृद्धि की निश्चित सीमा है, विकास की कोई निश्चित सीमा नहीं है। वृद्धि जो है ऊर्ध्वगामी है, हमेशा जहां है वहां से ऊपर की तरफ बढ़ता है। विकास का चहुमुखी विकास होता है, चारों तरफ से हर एक क्षेत्र में व्यक्ति का जो है विकास होता रहता है। और चौथी बात यह है कि वृद्धि जो है वो व्यक्ति के अंग उपांग जो जन्म के समय विद्यमान थे, उन्हीं में वृद्धि होगी, जबकि विकास में यह ऐसा नहीं है। विकास में जो अंश जन्म के समय थे और जो नहीं थे, जो नहीं रहेंगे, उनमें भी विकास की संभावना है पूर्णतः। इसीलिए ये मित्रों, अब हम इस अभिवृद्धि और विकास में सामान्य अंतर करने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान से देखते हैं। पहला बिंदु है अंतर का, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से है, जबकि विकास का संबंध उनके गुणों से है। किनके गुणों से है? तो विकास का संबंध व्यक्ति के जो अंग प्रत्यंग है, उनकी कार्यशैली है, उनमें जो गुण निहित होने चाहिए, उन गुणों से विकास का संबंध है। और अभिवृद्धि का संबंध कैसे है? अंगों से, अर्थात उन अंग उपांगों का इतना बढ़ जाना कि वो पहले से ज्यादा बड़े दिखाई देने लगे। ये किसका द्योतक है? अभिवृद्धि का। और उसकी कार्यशैली में जो सुधार होती है, वो उस कार्यशैली के सुधार को क्या कहते हैं? विकास। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया, एक बच्चा तुतला करके बोलता था, ठीक है? तो तुतला करके बोलता था, उसमें जो उसकी जिह्वा थी वो जितनी छोटी थी, तो उसमें वृद्धि हो गई, तो उसको हम वृद्धि कहेंगे, जिह्वा का बढ़ना। और दूसरा, उसका गुण क्या था? उन स्थानों का स्पर्श कर लेना। जैसे उचु ये सानम तालु आपने सुना होगा, ई फिर चवर्ग, इनका उच्चारण स्थल तालु है। तो अब ये जिह्वा जाकर के उस तालु का स्पर्श करने लगेंगी और बच्चा जो है इन वर्णों का शुद्ध रूप से उच्चारण करने लगेगा, वो तुतलाहट उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अभिवृद्धि का संबंध किससे है? शारीरिक अंगों से है, और विकास का संबंध उन अंगों में निहित रहने वाले गुणों से है। एक और आप उदाहरण समझिए, लीजिए। जैसे एक बच्चा है छोटा, वो कोई वजन नहीं उठा पा रहा है। वजन नहीं उठा पाने का कई कारण है। पहला कारण क्या है कि उसके हाथों की लंबाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, पकड़ने का पूरा सामर्थ्य नहीं है। दूसरा कारण क्या है? उसमें परिपक्वता नहीं, मैच्योर नहीं है कि उस वस्तु को वो उठा सके, इसलिए उसमें
यह ताकत नहीं रहती है कि विषय वो उस वस्तु को उठा सकता है। जैसे जैसे उसके अंग हाथ बढ़ जाते हैं, उंगलियां लंबी हो जाती हैं, उठाने का सामर्थ्य हो जाता है और उंगलियां लंबी हो जाती हैं और हाथ में इतना ताकत हो जाता है कि वस्तु को वो अपने तरफ खींच सके, उठा सके, तब वो उठा लेता है। तो इस प्रकार जो आंगिक वृद्धि है, आंगिक अंगों का बढ़ना है, शारीरिक अंगों का, उसको अभिवृद्धि कहते हैं और उनमें जो निहित होने वाले गुण हैं अर्थात कार्य करने का जो सामर्थ्य है, उसको विकास कहते हैं। दूसरा अंतर का बिंदु है, अभिवृद्धि की दिशा और गति का मापन किया जा सकता है, किंतु विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं है। अभिवृद्धि की दिशा और गति क्या है कि अभिवृद्धि हमेशा एक निश्चित दिशा में होगी और उसकी एक गति होगी। जैसे हमने कहा ऊर्ध्वाकार, हमेशा बच्चा जो है वो जहां पर है वहां से ऊपर की तरफ वो बढ़ेगा। एक पौधा है छोटा, तो जहां पर है वहां से ऊपर की तरफ वो बढ़ेगा। तो एक निश्चित उसकी गति दिशा है और एक गति है निर्धारित, इतने दिन में इतना ऐसे वो बढ़ सकता है। किंतु विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं है। विकास को हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी कौन सी गति होगी, कितने दिन में होगी और कैसे होगी। हाँ, विकास का हम निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और परीक्षण करके अनुभव करके समझ सकते हैं कि यह विकास इसमें अब यह सामर्थ्य हो गया, ये गुण आ गए हैं, यानी ये विकसित हो पाया है। जैसे कोई बच्चा शब्द का उच्चारण सही कर पा रहा था, तो हमें यह स्पष्ट लिए कि इसकी जिह्वा जो है इतनी लंबी हो गई है और इसमें सामर्थ्य इतना हो गया है कि ये कर पा रहा है इसका उच्चारण। तीसरा बिंदु है, अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं। घटक से तात्पर्य यह है कि वे तत्व जिनसे अभिवृद्धि को पहचाना जाए, उनके घटक तत्व, उनके डायमेंशंस। तो अभिवृद्धि का मूर्त होता है, दिखाई देता है। एक बच्चा 1.5 फीट का था और 2-2.5 फीट का हो गया, ये हम सबको दिखाई देगा कि जितना था वहां से ये बड़ा हो चुका है। लेकिन विकास का ऐसा कोई घटक नहीं है जिसका हम फिजिकल, जिसकी भौतिक उपस्थिति हो, जिसकी शारीरिक उपस्थिति हो, जिसके आधार पर हम कह सके कि इतना विकास था और इतना हो गया है। तो इसलिए अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, दिखाई देते हैं। यह व्यक्ति ये चीज 10 केजी का था, अब 15 केजी का हो गया, ये देख सकते हैं, माप सकते हैं, कह सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं। ये 2 फीट का था, अब 3 फीट का हो गया, ये देख सकते हैं। लेकिन विकास का चूंकि मापन, हम विकास को परिभाषित जो कर रहे हैं वो हम इसके गुणों के आधार पर कर रहे हैं और गुणों को में मात्रात्मकता निहित नहीं है, मात्रा के आधार पर नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए विकास के जो घटक हैं ये पूर्णतः अमूर्त हैं। चौथी बात, अभिवृद्धि की निश्चित दिशा, गति और सीमा होती है। विकास को निश्चित दिशा, गति प्रदान करना होता है और इसकी सीमा कुछ भी हो सकती है। एक चीज स्पष्ट हमें जानना चाहिए कि जब भी हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ें, वंशानुक्रम के बारे में पढ़ें, तो खासकर जो हमारे अभिभावक हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्था, पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो है बहुत तीव्र गति से बच्चे कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं। वहीं पर जो किशोरावस्था होता है, इस किशोरावस्था बड़े उलझन की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। बच्चों में लड़के और लड़कियों का जो पुरुष और स्त्री, तो पुरुष में पुरुषत्व से संबंधित गुण और स्त्री में स्त्रीत्व से संबंधित गुण विकसित होते हैं। इन गुणों को वो पहचान नहीं पाते हैं आसानी से और कई बार दिग्भ्रमित होते हैं। कई बाहर की शक्तियां, बाहरी समाज के लोग उनको रास्ते से भटका देते हैं, वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं विकास की जो सीमा, इसके अभिवृद्धि की निश्चित गति सीमा होती है, लेकिन विकास को निश्चित दिशा और गति प्रदान करना होता है। इस किशोरावस्था में अभिभावकों का और सामाजिकों का यह बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि उचित दिशा के तरफ उनको गतिशील करें, प्रवर्तित करें, उनका डायवर्जन करें, उनका मार्गांतरीकरण करें, ताकि वो बच्चे कल को एक बेहतर सुयोग्य नागरिक के रूप में जीवन जीने योग्य बन सकें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर समाज से या अपने समूह से जो कुछ भी वो प्राप्त कर रहा है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर देगा।
और इसकी सीमा अभिवृद्धि की जो है वो सीमा कुछ भी हो सकती है, कहीं तक भी व्यक्ति जा सकता है। जितना हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जितना प्रेरित करेंगे, जितना बेहतर तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उतना ही वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा और बढ़ने का प्रयास करेगा। मित्रों, तीसरा बिंदु है परिपक्वता। परिपक्वता का अर्थ है स्वाभाविक विकास, अर्थात व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का विकास जब बिना किसी प्रकार के अधिगम और प्रशिक्षण के कारण स्वाभाविक रूप से होता है तो उसे हम परिपक्वीकरण कहते हैं। परिपक्वता अभिवृद्धि एवं विकास को गति प्रदान करती है तथा अभिवृद्धि एवं विकास का लक्ष्य भी है परिपक्वता को प्राप्त करना। यहाँ एक चीज हमें स्पष्टतः जानना चाहिए कि व्यक्ति भ्रूण के रूप, जब गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, वहीं से व्यक्ति में परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है और एक निश्चित सीमा तक परिपक्व होकर वह भ्रूण बच्चे के रूप में जन्म लेता है। जन्म के बाद भी परिपक्वता क्रमशः उसमें आती रहती है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा, अधिगम और प्रशिक्षण के प्रभाव के बिना भी स्वाभाविक रूप से जो विकास हो रहा है व्यक्ति का, उसी को परिपक्वता कहेंगे। अर्थात अगर हम अधिगम और प्रशिक्षण के प्रभाव के कारण होने वाले विकास को परिपक्वता कहते, तो जो भ्रूण है वो जन्म से पूर्व उसमें जो परिपक्वता आ रही है उसको हम परिपक्वता नाम से संबोधित नहीं कर पाते, क्योंकि गर्भावस्था में ना ही उसको अधिगम हो रहा है, ना ही वो कुछ सीख रहा है, ना ही उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः ये हमेशा स्पष्ट याद रखेंगे कि स्वाभाविक विकास को ही परिपक्वता कहेंगे। अर्थात एक बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां जब इस आवश्यकता के अनुरूप परिपक्व हो जाती हैं कि वो चलने में समर्थ हो जाए, तब वह चलना प्रारंभ करते हैं। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपने अंग उपांगों को भी संभाल सके। बच्चे के सिर का वजन इतना होता है कि वो अपने सिर को संभाल नहीं सकता है, छोड़ दिया जाए तो वो अलग से लटक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बाद उसमें मैच्योरिटी, उसमें परिपक्वता आ जाती है तो अपने सिर को वो संभालना शुरू कर देता है और उसी प्रकार उसने हाथ पैरों को वो चलाना, इधर उधर मारना शुरू कर देता है। शुरू में ये चीजें उसमें नहीं होती, फिर धीरे धीरे यह परिपक्वता जो है वो जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत क्रमशः व्यक्ति में चलती ही रहती है। जन्म के पहले भी परिपक्वता होती है, जब भ्रूण का निर्माण होता है, वहां से लेकर के जन्म से के समय तक और जन्म से लेकर के उसके बाद इसमें परिपक्वता का यह क्रम जो है वो चलता ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इन तीनों में मुख्य अंतर यह है कि अभिवृद्धि और विकास और प्रक्रिया, ये परिपक्वता, ये तीनों यद्यपि अलग अलग हैं, तीनों का किंतु आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अभिवृद्धि जब तक नहीं होगी तब तक विकास का स्वरूप दिखाई नहीं देगा और अभिवृद्धि और विकास इन दोनों का लक्ष्य है परिपक्वता को प्रदान करना। अर्थात जब अंग उपांगों में वृद्धि हो जाएगी, जब उसमें वो गुण विकसित हो जाएंगे तो व्यक्ति इतना परिपक्व हो जाएगा कि वो कार्य को करने लगेगा। तो अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता, ये तीनों अलग अलग होते हुए भी इन तीनों का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। इन तीनों को क्रमशः हम अलग अलग करके देख तो रहे हैं, अर्थ स्पष्ट तो कर रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन तीनों का अलग अलग अस्तित्व बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। अभिवृद्धि के बिना विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती और जब तक अभिवृद्धि और विकास नहीं है तब तक परिपक्वता को हम कहीं से भी स्वीकार नहीं कर, तब तक व्यक्ति में परिपक्वता आ ही नहीं सकती जब तक कि अभिवृद्धि और उसका विकास न हो। तो अभिवृद्धि और विकास इन दोनों का लक्ष्य है परिपक्वता, मैच्योरिटी की प्राप्ति, और परिपक्वता जब आ जाती है तभी व्यक्ति को हम इसमें वृद्धि हो गई और इसमें विकास हो गया, इन शब्दों से भी संबोधित करते हैं। इस प्रकार से ये सभी आपस में परस्पर। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता, इसके संदर्भ में आपके साथ परिचर्चा किया। मुझे विश्वास है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने में आप समर्थ होंगे और आपको स्पष्टतः इन तीनों ही बिंदुओं को
अभिव्यक्त करने में भी आसानी होगी, आप दूसरों को भी बता सकेंगे। फिर भी यदि आपका कोई संदेह रहता है या आपके कोई प्रश्न रहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँगे। फिर अगले व्याख्यान में उसकी चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम अपनी परिचर्चा को सीटेट को आधार बना करके कर रहे हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। लेकिन बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसके अंतर्गत कवर कर रहे हैं, इसके अंतर्गत समाहित करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए निसंदेह आपको यह चाहे सीटेट का हो या फिर बीएड का हो या फिर अन्य राज्यों की टीईटी की परीक्षाएं हों, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।